वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल फाइन। आज हमारा टॉपिक जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ चेक। ठीक है, अब हमने आज जो है सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ चेक, जो कि एक बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक समझा जाता है, लेकिन आई होप कि आपको मैं समझाऊँ तो आपके लिए इसको आसान कर दूँ। तो आप डेवलपमेंट ऑफ चेक में सबसे पहले क्या होती है फर्टिलाइजेशन, यानी सबसे पहले क्या होगा किसी भी चीज़ की, अगर हम एक जाइगोट है या एक इंडिविजुअल है, उसकी डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट होगी, जब तक जो उसके गैमीट्स होंगे, पेरेंट्स के गैमीट्स, यानी जो एक मदर का जो है वो एग और फादर का जो स्पर्म जब फ्यूज़ होगा उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसमें क्या होगा कि जब वो एग और स्पर्म फ्यूज़ होगा तो जाइगोट बनेगा। और अगर हम जैसे कि आपको पता है कि जो चिकन का एग होता है उसको आपने अक्सर वर्ड सुना होगा कि इंक्यूबेट करवाते हैं। उस इंक्यूबेशन से क्या होता है, उसका टेम्परेचर, क्योंकि देखें चिकन का जो एग होता है वो बॉडी के अंदर नहीं होता, वो बॉडी से बाहर एग्जिस्ट करता है। तो बाहर टेम्परेचर वेरी कर सकता है, कभी बारिश होगी, कभी जो है वहाँ पे गर्मी होगी, कभी सर्दी होगी। तो क्या है कि एक ख़ास टेम्परेचर मेंटेन करना है जिसके ऊपर सारी डेवलपमेंट बेस होगी। उस डेवलपमेंट के लिए क्या होता है कि इंक्यूबेशन करवाई जाती है। इंक्यूबेशन में क्या होता है, अगर नेचुरल तरीके से होता है कि जो हैन होती है वो एग ले करने के बाद उन एग के ऊपर 21 डेज़ के लिए बैठ जाती है, क्योंकि 21 डेज़ जो है वो डेवलपमेंटल पीरियड है, जिसके दौरान जो है वो एक चिक के सारे ऑर्गन्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं, उसकी बॉडी अच्छे से डेवलप हो जाती है और एक सिंगल जाइगोट से वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो अगर हम नेचुरली करवाते हैं तो जो है ना उसको जो है 36 से 38 का उसका टेम्परेचर होता है, और वो क्या करती है 21 डेज़ के लिए उन एग के ऊपर जो है वो बैठती है और उनको इंक्यूबेट करती है। और अगर हम आर्टिफिशियली करवाते हैं तो इंक्यूबेटर होता है जो क्या करता है, टेम्परेचर जो खास टेम्परेचर हम चाहते हैं 36 से 38 के दरमियान का, वो उस टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, तो उसको हम इंक्यूबेटर करते हैं कहते हैं। और ये हम आर्टिफिशियली जब पोल्ट्री फार्म वगैरह में हम लोगों ने एक लार्ज नंबर ऑफ़ एग जो हैं उनका जो है वो इंक्यूबेट करवाना हो तो उसको हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इंक्यूबेशन में सबसे पहले क्या स्टेप होगा, जब इंक्यूबेशन हो रही फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट जो है वो डिवाइड करेगा। पहला स्टेप होगा क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है टूटना, टू ब्रेक डाउन इनटू पीसेस। ठीक है, पर यहाँ पे इसका मतलब है कि एक सेल था जाइगोट, उससे बन के बहुत सारे सेल, यानी एक सेल ये था, ये टूट के बहुत सारे सेल्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो गए, इसको हम कहेंगे ये है क्लीवेज। और इसमें क्या होता है, माइटोसिस होती है। माइटोसिस आप जानते हैं कि सेल जब डिवाइड करते हैं, बॉडी के सेल डिवाइड करते हैं और 1 से 2 सेल बनते हैं, उसको हम कहते हैं माइटोसिस। और मियोसिस में जो है वो गैमीट्स में होती है, और 1 से 4 जो है वो हैप्लॉइड जो है वो सेल बनते हैं। अब बर्ड्स के केस में जो डिवीजन होती है, सॉरी जो क्लीवेज होती है, वो होती है एक डिस्क के अंदर, यानी इसमें पूरा सेल डिवाइड नहीं करता, पूरा जाइगोट डिवाइड नहीं करता, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, एक छोटी सी डिस्क होती है, उसके अंदर जो है वो क्लीवेज होती है, डिवीजन होती है। तो जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनके केस में क्या होता है कि पूरे सेल में जो है वो क्लीवेज नहीं होती, बल्कि क्या होता है एक छोटी सी डिस्क होती है एक साइड पे, और वहाँ पे उस डिस्क के अंदर सारी क्लीवेज होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं डिस्कॉइडल क्लीवेज, यानी एक क्लीवेज ऐसी है जो कि क्या है डिस्क के अंदर हो रही है। ठीक है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है यॉक के अब, यानी यहाँ सारा क्या होगा, यहाँ पर सारी यॉक है और इसके ऊपर एक छोटा सा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा सर्कुलर सा, उसको हम कहते हैं डिस्कॉइडल क्लीवेज, जहाँ पर क्या होगी क्लीवेज होगी। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्लीवेज किस प्लेन में, प्लेन का मतलब है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जो है वो क्लीवेज स्टार्ट होती है। सबसे पहले जो होती है वो स्टार्ट होती है वर्टिकल, जो फर्स्ट क्लीवेज होती है, यानी सेल इस तरह जो होगा, वो जो डिस्क होगी उसमें इस तरह से डिवीजन होगी। सेकेंड क्लीवेज भी वर्टिकल होगी। अब ये जो इस डिवीजन के बिल्कुल एडजेसेंट एक और जो है वो डिवीजन होगी। उसके बाद जो क्लीवेज होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल, यानी जो थर्ड क्लीवेज है वो होती है हॉरिजॉन्टल। और जब थर्ड क्लीवेज हो जाती है उसके बाद जो फोर्थ क्लीवेज होती है, या उससे आने वाली जितनी भी अगली क्लीवेज होती हैं, वो सब इरेगुलर होती हैं। ठीक है, उनमें यानी हर डायरेक्शन में क्लीवेज हो, इस डायरेक्शन में भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसकी तरफ भी होगी, इसकी तरफ भी होगी, हर डायरेक्शन में इरेगुलर क्लीवेज होगी। ठीक है, सबसे पहले वर्टिकल, सेकेंड भी वर्टिकल, थर्ड में हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद इरेगुलर। अब जब क्लीवेज हो जाएगी तो उसके बाद जो स्टेज आएगी, एक ऐसी स्टेज आएगी जब पहले क्लीवेज थी, ठीक है, एक यानी कि ये डिस्क थी, उसके अंदर क्लीवेज हुई वर्टिकल, तो 2 जो है वो उसके बाद जो है वो सेल बने। उसके बाद फिर 2 वर्टिकल क्लीवेजेस हुई, दूसरे स्टेज में भी वर्टिकल हुई, फिर आगे 2 से, यानी 1 से 2, 2 से 4 बन जाएंगे। थर्ड जब क्लीवेज होगी उन 4 से 8 बनेंगे, यानी क्योंकि पहले क्या था 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, और वो जो हर जो 4 है वो आगे से डिवाइड करेगा तो 4 से 4 2 ज़ा 8 होता है, 8 बन जाएंगे। और जब वो 8 आगे से डिवाइड करेंगे 8 2 ज़ा 16, तो 16 सेल स्टेज बनेगी, यानी 16 जो है वो सेल बन जाएंगे। उसको स्टेज को जहाँ पे 16 सेल बन जाते हैं,
जो है वो डिस्क के अंदर, उसको हम कहते हैं, उस स्टेज को हम जाइगोट को कहते हैं मोरूला। ठीक है, ये वो फर्स्ट टाइम है जब जाइगोट से वो एक और टर्मिनोलॉजी पालेगा, उसका नाम होगा मोरूला। और इसमें क्या होगा, 16 सेल स्टेज होगी। इसमें एक जो है वो जाइगोट 16 सेल्स जो है वो उसमें डिवाइड हो चुका होगा। मोरूला बनने के बाद यानी 16 सेल स्टेज के बाद क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है 16 सेल स्टेज के बाद क्या होता है कि जो 16 सेल बन चुके हैं आहिस्ता आहिस्ता वो और डिवाइड करते जाएंगे और साथ साथ वो मूव करते जाएंगे। ठीक है, यानी एक ऐसा ही होगा कि एक लेयर होगी, इस तरह की एक लेयर बन जाएगी सेल की, और वो कुछ गैप बनाएंगे यहाँ पे, और बाकी के सेल जो है वो उससे उस लेयर से अवे मूव कर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे खाली जगह हो जाएगी, यानी ये सेल यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, सारे कंडेंस होकर यहाँ पे आ जाएंगे, और सिर्फ एक लेयर बचेगी जिसको हम कहेंगे ब्लास्टोडर्म। की जो स्टेज होती है इसमें क्या होता है, ब्लास्टोसील और ब्लास्टोडर्म बनती है। मोरूला के बाद अगली स्टेज क्या होती है कि जब सेल इनफ डिवाइड हो जाते हैं, उनका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो एक जो है वो ग्रुप सेल का एक साइड की तरफ मूव करना शुरू करता है। बाकी के जो सेल होते हैं, एक लेयर होती है कुछ सेल की, वो क्या करती है, वो जो है वो जाइगोट की वॉल के साथ अटैच रहती है, और बाकी सारे सेल जो हैं वो दूसरी वॉल की तरफ मूव कर जाते हैं, और उनके दरमियान में एक गैप प्रोड्यूस होता है। इस गैप को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। सील का मतलब होता है खाली जगह, कैविटी। और ये वाली लेयर होती है इसको हम कहते हैं ब्लास्टोडर्म। डर्म का मतलब होता है लेयर, यानी ये जो ब्लास्टूला है उसके अंदर एक सील बन गई है, खाली जगह बन गई है, और उस खाली जगह में क्या, ये ब्लास्टोडर्म क्यों कह रहे हैं, क्योंकि खाली एक सिंगल लेयर रह गई है सेल की, इसको हम कहते हैं ब्लास्टोडर्म। ठीक है, और बाकी सारे सेल इस तरफ इकट्ठे हो गए हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये सारे सेल जो है वो मैंने आपको पिक्चर जो दिखाई इससे पहले वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताई थी। अब ये क्या है, ये है ब्लास्टोडर्म। ये क्या है, ये खाली जगह, क्योंकि सेल इस तरफ चले गए हैं यॉक की तरफ, तो ये क्या है, ये जगह है ब्लास्टोसील, और यहाँ पे सारी यॉक और दूसरे सेल हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो सेंट्रल सेल होते हैं, ये जो दरमियान के सेल है ब्लास्टोडर्म के, ये स्मॉल साइज़ होते हैं और वेल डिफाइंड। ये आप देख रहे हो कि ये स्मॉल साइज़ है, ये लार्ज साइज़ है। ये स्मॉल साइज़ होते हैं, वेल डिफाइंड, यानी ये हमें अच्छी तरह से नज़र भी आ रहे होते हैं और इनका स्ट्रक्चर विजिबल होता है। जबकि जो साइड के जो होते हैं, लेटरल ये वाले जो होते हैं, ये होते हैं लार्ज साइज़ और नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, यानी अच्छे से नज़र नहीं आ रहे, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो रहे हैं कि इनका क्या स्ट्रक्चर है, कितने सेल है, क्या है। ठीक है, उसके बाद ये जो सेल ब्लास्टोडर्म के जो कहाँ पे हैं, यॉक के साथ अटैच है, यानी इस पॉइंट पे यहाँ पे अटैच है, और एक जो है ये वाला सेल इस पॉइंट पे अटैच है। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं जोन ऑफ जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है दो चीज़ों का आपस में मिलना। ठीक है, या कोई जोड़ या दो चीज़ों का आपस में मिलना, उसको हम कहते हैं जंक्शन। जब यहाँ से ये वाले सेल आके यॉक के साथ मिलेंगे, ये वाला सेल आके यॉक से मिलेगा, तो ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे वो मिल रहे हैं, इसको हम कहते हैं जोन। का मतलब होता है एरिया, और जंक्शन का मतलब है जहाँ पे दो चीज़ें मिलती हैं। ये वो एरिया है जहाँ पे ब्लास्टोडर्म जो है वो यॉक सेल के साथ मिलती है, इसको हम कहते हैं जोन ऑफ जंक्शन। ठीक है, अब अगला स्टेप है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन को आपने इस तरह याद रखना है, ब्लास्टोडर्म को ब्लास्टुलेशन को आपने इस तरह याद रखना है कि इसमें दो स्टेप होते हैं, दो चीज़ें होती हैं। एक क्या है, ब्लास्टोडर्म का बनना, और वो क्यों बनती है, क्योंकि ब्लास्टोसील के बनने की वजह से सेल दूसरी तरफ चले जाते हैं, एक लेयर पीछे बच जाती है, उसको हम ब्लास्टोडर्म कहते हैं। ठीक है, ये वाली, और यहाँ पे खाली कैविटी होती है, उसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम हमने ब्लास्टूला रखा होता है, और इस स्टेप को हम ब्लास्टुलेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्लास्टोसील बनती है और ब्लास्टोडर्म बनती है। अब वैसे ही आगे क्या होता है, गैस्ट्रुला में यहाँ पे लेयर्स, जो एक लेयर है वो आगे डिवाइड होती है, यानी जो ब्लास्टोडर्म में डिवाइड होकर दो लेयर में चेंज हो जाती है, और ये दो लेयर जो है वो आगे जाके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स बनाती हैं। ठीक है, इस जो गैस्ट्रुलेशन होती है इसमें क्या होता है कि जो लेयर्स, जर्म्स लेयर, इनको हम कहते हैं जर्म लेयर, ये जर्म लेयर बनाती हैं और इस स्टेज में, और क्या होता है उन जर्म लेयर से डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम जो है वो, जैसे नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सब सिस्टम इन जर्म लेयर से बनते हैं। अच्छा, अब ये लेयर्स बनती कैसे हैं, जैसे यहाँ पे ये लेयर बनी थी ब्लास्टोडर्म, कैसे बनी थी कि बाकी सेल इस तरफ मूव कर गए, ये सेल जो है इधर ही बचे रहे, एक लेयर बना दी, उसको हमने कह दिया ब्लास्टोडर्म। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी होगा कि जो सेल हैं इन्होंने डिवाइड किया, बाकी सेल जो है वो उधर ही रहे, इन्होंने अपने आप को एक रीअरेंज किया। आउटर मोस्ट लेयर जो थी उसको हमने कह दिया एपीब्लास्ट, और अंदर वाली को हमने कह दिया हाइपोब्लास्ट। ठीक है, और वहाँ पे जो सेल है ये सारे योग के साथ है अटैच, और ये जो एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट का फंक्शन जो है वो आगे जाके फ्यूचर में इसने मेसोडर्म और एक्टोडर्म बनानी है। ठीक है, इससे दो आगे फर्दर दो लेयर बनेंगी, एक्टो एंड मेसोडर्म। अब एक्टोडर्म जो है उसका फंक्शन होता है नर्वस सिस्टम को और स्किन बनाना। एक्टो का मतलब बाहर वाली चीज़, तो ये इसका दो फंक्शन होते हैं, एक इसने बाहर वाली हमारा जो ऑर्गन है वो है स्किन, और दूसरी जो चीज़ बनानी है इसने वो है नर्वस सिस्टम।
और हाइपोब्लास्ट से क्या बनेगा, हाइपोब्लास्ट से बनेगी एंडोडर्म। और एंडो का मतलब है जो अंदर की जो है वो लाइनिंग, जैसे ब्लड वेसल वगैरह इस तरह की जो है वो स्ट्रक्चर अंदर जो बॉडी के अंदर इंक्लोज होते हैं उनको बनाना। अब इसके बाद आपकी बुक में एक और दो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की हैं, एरिया पेलुसिडा और एरिया ओपेका। ओपेका से आपने याद रखना है, इसका मतलब है ऐसा एरिया जो खाली नहीं है जिसमें सेल हैं। जैसे ओपैक हम किसी चीज़ को कहते हैं जिसका शेडो बनता हो, जो क्या है उसकी एक स्ट्रक्चर हो और उसमें से लाइट पास ना कर सकती, उस चीज़ को हम कहते हैं ये ओपैक है, इसमें से जो है वो लाइट पास नहीं कर सकती, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, अब आप कहोगे अब एरिया ओपेका किसको कहते हैं, ये पॉइंट जिसको हमने पहले जोन ऑफ जंक्शन कहा था ना, अब इस एरिया को हम कहेंगे गैस्ट्रुलर स्टेज पे एरिया ओपेका। यानी यहाँ पे सेल क्या कर रहे हैं, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट दोनों सेल जो है यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं यॉर्क के साथ, इसलिए इस एरिया में जो है वो लाइट अगर हम पास करें तो यहाँ से पास नहीं होगी। ठीक है, बल्कि ये क्या होगी, यहाँ पास यहाँ से नहीं होगी, यहीं पे इकट्ठी हो जाएगी और इसका शेडो बनेगा, यहाँ पे इसका शेडो बन जाएगा। तो इसको हम कहते हैं एरिया ओपेका। और एक वर्ड है एरिया पेलुसिडा। एरिया पेलुसिडा का मतलब है वो खाली जगह जहाँ से लाइट पास कर सकती है। ठीक है, यानी जो गैस्ट्रोसील है, जिसको पहले हम ब्लास्टोसील कहते थे, अब हम उसको इस स्टेज के अंदर, क्योंकि ये गैस्ट्रूला है तो इसको हम कहेंगे गैस्ट्रोसील। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, एरिया एरिया पेलुसिडा है, यहाँ से लाइट पास कर सकती है। और एरिया ओपेका वो जगह है जहाँ से लाइट पास नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल जो है आपस में जॉइंट है, एक जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से क्या है लाइट पास नहीं कर सकती। और जबकि यहाँ भी क्या है, सेल ना होने की वजह से, खाली जगह होने की वजह से, कैविटी होने की वजह से सेल यहाँ से लाइट जो है वो ईजिली पास कर सकती है।